हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस बिहार एसएससी रुक्मिणी प्रकाशन का जो बीएसओ और एसएसओ के लिए है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो सांची पहाड़ी है उसकी चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना यह सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और जो पुरातत्व संग्रहालय है सांची का, इसका स्थापना 1919 में किया गया था। और संग्रहालय के जो अधिकांश वस्तुएं है वह सांची से है, जबकि बाकी जो है विदिशा, गुड़गांव, ग्यारसपुर और मुरेल खुर्द सहित पड़ोसी गांव से हैं। वहीं सर मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे। याद रखना है, जो सर जॉन मार्शल थे यह 1902 से लेकर के 1928 तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का अधीक्षण किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सर्वप्रमुख स्थल है। साथ ही याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश विधान भवन का जो डिजाइन है यह चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया है। जो चार्ल्स कोरिया है, इन्होंने मध्य प्रदेश के विधान भवन का डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ये वैज्ञानिकों को, जो वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1958 से दिया जाता है। याद रखना है, इसका जो शुरुआत है 1958 से हुआ है। और साथ ही हम लोग को याद रखना है, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो यह फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। वाचस्पति पुरस्कार है, यह संस्कृत साहित्य से संबंधित है। और जो ग्रैमी अवार्ड है, तो ग्रैमी अवार्ड यह संगीत से संबंधित हो जाएगा। एक होता है राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार, तो जो राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार है यह सामाजिक सद्भाव से संबंधित है। और एक होता है वीसी राय पुरस्कार। याद रखेंगे, जो वीसी राय पुरस्कार होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, भारत ने आसियान के साथ पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष स्थापित की थी? तो भारत ने आसियान के साथ जो पूर्ण संवाद साझेदारी है यह 1995 में स्थापित की थी। और आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। और वहीं एशियान की स्थापना की बात करते हैं, तो एशियान का जो स्थापना हुआ था यह 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, थाईलैंड के बैंकॉक में हस्ताक्षरित आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था। और वर्तमान में जो है आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं। याद रखना है। और जो आसियान का मुख्यालय है यह इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। और आसियान का जो आदर्श वाक्य है उसे भी याद रखना है। आसियान का जो आदर्श वाक्य है वह है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। याद रखेंगे, आसियान का आदर्श वाक्य जो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो जो डुरंड रेखा है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। साथ ही जो भारत और चीन को विभाजित करती है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और एक रेड क्लिफ रेखा होता है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। याद रखना है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग है। लेकिन जर्मनी और फ्रांस का पूछे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि मैगिनॉट, नॉट मतलब गांठ होता है, तो गांठ में कोई भी चीज फंस जाता है तो यानी फ्रांस आएगा इसमें। और एक जर्मनी और पोलैंड का जो है वह है हिंडनबर्ग। और मैगिनॉट रेखा का जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। वैसे ही एक होता है 38वीं पैरेलल लाइन, तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और एक होता है 49वीं पैरेलल लाइन, यह अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। और एक होता है मैनरहीम रेखा, यह रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? जो फॉरबिडन सिटी है यह चीन में स्थित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और फॉरबिडन सिटी इसी को लहासा भी कहा जाता है। विश्व के भौगोलिक नाम उपनाम होते हैं, उन्हें भी याद रखना चाहिए। जैसे ग्रेनाइट सिटी है, तो ग्रेनाइट सिटी जो है इस एबरडीन को बोलते हैं स्कॉटलैंड में, और एमराल्ड द्वीप है यह आयरलैंड में है। साथ ही एक एम्पायर सिटी है, तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका का है इसको एम्पायर सिटी बोलते हैं। और एक होली सिटी है, इसको बोलते हैं इटर्नल सिटी, यह रोम में स्थित है। और स्वर्णिम पैगोडाओं का देश जो है वह म्यांमार को बोलते हैं। याद रखना है, जो म्यांमार है इसको बोलते हैं स्वर्णिम पैगोडाओं का देश। नेक्स्ट है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है यह 2019 में स्थापित किया गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का स्थापना किया, और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौर पर प्रदान किया जाता है। वहीं 2024 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यह नीरज कुमार को प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया गया था। याद रखेंगे, नीरज कुमार को 2024 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यह प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया गया था। और इस पुरस्कार की जो घोषणा है 31 अक्टूबर को, यानी सरदार पटेल की जो जयंती है उसके अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? यह 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1956 में आया था, इसके द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, और इसी के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे एस.के. धर, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्ति भी किया था। और आंध्र प्रदेश जो है राज्य यह सर्वप्रथम मतलब स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। साथ ही याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे यह फजल अली थे, और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। नेक्स्ट याद रखेंगे कि तीसरा संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके तहत समवर्ती सूची में संशोधन करके खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और जो कच्चा कपास होता है इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया गया था। और जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच भूमि ट्रांसफर के लिए किए गए समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और इस प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार भी किया गया था। साथ ही याद रखेंगे एक न्यायविद थे ए.एन. पालकीवाला। ए.एन. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र के रूप में माना था, यानी ए.एन. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और जो प्रस्तावना है यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और जो अमेरिकी संविधान है यह प्रथम लिखित संविधान है। साथ ही याद रखेंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। साथ ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में, जो काउंसिल चैम्बर है उसके पुस्तकालय भवन में। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? तो जो केलगुएन पठार है, हमारा ऑप्शन बी होगा। केलगुएन पठार यह समुद्री पठार है और यह हिंद महासागर में स्थित है। जो दक्षिण महासागर है, तो दक्षिण हिंद महासागर में आर्कटिक प्लेट स्थित है, और एक केलगुएन पठार हिंद महासागर में जो है सबसे बड़ा जलमग्न पठार है, और यह हिंद महासागर के उत्तर दक्षिण दिशा में 2200 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। और साथ ही याद रखना है
जो केरलुगन पठार है इसको बोलते हैं हर्ड पठार, यानी हर्ड पठार। केरलुगन पठार का दूसरा नाम हर्ड पठार है। और हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है और इस महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है यह ज्वालामुखी को कहा जाता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ज्वालामुखी वह होता है जिसके अंतर्गत गर्म गलित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर तरल लावा के रूप में उद्गारित होता है। और इस प्रकार जो होता है मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखी बोलते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जो निकलता है वह जलवाष्प निकलता है, याद रखना है। यह कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक क्या निकलता है, तो जलवाष्प निकलता है। और चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब केंद्र में होते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब केंद्र में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जो होती है लीचिंग शब्द से संबंधित है? तो जो लेटराइट मृदा होती है यह लीचिंग शब्द से संबंधित है। इसमें जो होती है आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो होती है यह चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। और एक पीट मिट्टी होती है। तो जो पीट मिट्टी होती है यह भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही जो हमारी लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी में काला जो लाल रंग होता है यह लौ ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल योजित होने के रूप में यह पीली दिखाई देती है। यानी जब बारिश होगी तो लाल मिट्टी पीली दिखाई देगी। और एक दोमट मिट्टी है। जो दोमट मिट्टी है इसे जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग यह 40% भाग दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी ही है। नेक्स्ट है जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो उसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है, याद रखना है। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी होने के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो उसे बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। और इसका निर्माण तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवर्ती तेजी से बढ़ता है जिसमें 24 घंटे से कम 24 मिलीबार की गिरावट आई हो। मिलीबार जो होता है यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। और बॉम्ब चक्रवात जो है एक तीर मध्य अक्षांशीय चक्रवात है और इसके केंद्र में जो वायु दाब होता है वह निम्न होता है यानी कम होता है। और वायु दाब सागर तल पर जो होता है सबसे अधिक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नट्टूपुरा पट किस राज्य का लोक संगीत है? जो नट्टूपुरा पट है यह तमिलनाडु का लोक संगीत है, याद रखना है। वैसे ही एक केरल का है, तो केरल का जो लोक संगीत है उसको बोलते हैं भूता गीत, उसको बोलते हैं भूता गीत। और एक होता है पोवाड़ा। पोवाड़ा जो होता है वह महाराष्ट्र का होता है। एक होता है चकरी। चकरी जो होता है चकरी संगीत है जम्मू कश्मीर का। और एक लोटिया होता है जो राजस्थान का है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक होता है उसको बोलते हैं बुर्रा कथा, याद रखना है। बुर्रा कथा जो है यह तेलंगाना का संगीत है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और वायसराय जो है संकट के समय बिना विधायिका परिषद से अनुमति के ही अध्यादेश को जारी कर सकता था और यह मैक्सिमम 6 महीने तक वैलिड होता था। वही 1853 का एक्ट था चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद बनाया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा इसके द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892। इसके द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग प्रतिनिधिमंडल और मतदान की व्यवस्था की गई थी।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है अस्थायी लागत का जोड़। हमारा आंसर सी हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह किया गया था 1868 ईस्वी में, और नौरोजी ने आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताया था। एक थे फिंडले सिराज, इन्होंने 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। और स्वतंत्र भारत में 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी नागरिक जो होता है संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी मौलिक अधिकार का सहारा लेकर के अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बोला था। याद रखना है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को BR अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय बोला था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसको संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। साथ ही भारत के संविधान का 6 मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है उसमें है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के खंड को आमतौर पर अंतरात्मा बोला जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से नागरिकों की रक्षा करता है। और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल 7 मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके आर्टिकल 301 में डाल करके उसे लीगल राइट बना दिया गया। यह मौलिक अधिकार नहीं है। जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि संपत्ति का जो अधिकार है यह कौन सा अधिकार है, तो यह लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार से इसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षित करते हैं और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिया गया है। और एक DPSP होता है यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखना है मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया है, और जो नीति निदेशक तत्व है राज्य के यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो यह वासुकी थे। याद रखना है हिंदू पौराणिक कथा है उसके अकॉर्डिंग समुद्र मंथन हेतु वासुकी सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। और समुद्र मंथन जो कथा का उल्लेख है यह भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। और जो मंदराचल पर्वत है इसको मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया था। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे। तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था उसमें मराठा हार गए थे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो तीसरा युद्ध हुआ था यह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। इस समय युद्ध का जो वास्तविक नेतृत्व था पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा जो भाई थे सदाशिव राव भाऊ एवं नाम मात्र के प्रधान सेनापति थे पेशवा के पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। और इस युद्ध में अहमद शाह के साथ सिराजुद्दौला, नजीबुद्दौला और हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां ये सभी थे। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया था। याद रखना है
कि पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुआ था इसका आंखों देखा जो वर्णन किया था यह काशीराज पंडित द्वारा किया गया था। वहीं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में यह 21 जून को जो होता है उत्तरी अक्षांश उत्तर अयनांत होता है, यानी 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 21 मार्च से लेकर के 21 जून की अवधि को जो है उत्तरायण बोलते हैं। साथ ही याद रखना है कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं, और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन ये 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। अगला है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। और यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन आवाड़ी में यूएन ढेवर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, और इस कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा पर भारत का निर्माण करना है। अगला है यूरोपीय संघ ने किसको सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना का घोषणा किया है? तो यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना का घोषणा किया है, और ऑपरेशन स्काई शील्ड है इसके तहत यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन की रक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती किए जाने का प्रस्ताव है। और फ्रांस ने तो यूरोप समेत यूक्रेन देश को भी अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की पेशकश की है, जो परमाणु सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आर चिदम्बरम की मृत्यु यह 4 जनवरी 2025 को हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो आर चिदम्बरम थे यह परमाणु वैज्ञानिक थे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा थे। साथ ही याद रखना है जैसे श्याम बेनेगल थे, तो श्याम बेनेगल यह फिल्म निर्माता थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, और जो जाकिर हुसैन है यह तबला वादक थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और एक शारदा सिन्हा थी बिहार की भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका। साथ ही एक वेणुगोपाल थे, डॉक्टर वेणुगोपाल, यह भारत में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे, यानी हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर वेणुगोपाल। और एक प्रभा अत्रे थी, यह शास्त्रीय गायिका थी। साथ ही याद रखेंगे पंडित राजीव तारानाथ, इनका भी मृत्यु हो चुका है, और यह सरोद वादक थे। और सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुने। 34वां व्यास सम्मान 2024 यह सूर्यबाला को दिया गया है, यह स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 से सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है, और हिंदी लेखिका है सूर्यबाला। इनके उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए उन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। और मशहूर कवयित्री हैं गगन गिल। गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है ये जो गगन गिल है इनको मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। और एक प्रभा वर्मा है, तो प्रभा वर्मा को 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। और एक है विनोद कुमार शुक्ल, तो विनोद कुमार जो शुक्ल हैं उनको दिया गया है 59वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसमें फिट इंडिया आइकन या आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है यह किया गया था अगस्त 2019 में। याद रखना है, फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत अगस्त 2019 में किया गया है और इसका उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय नागरिक को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही सलमान खान को खो खो विश्व कप 2025 के लिए राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखना है, सलमान खान को खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है नामदोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नामदोलिंग मठ है यह कर्नाटक में स्थित है। तो हमें सभी मठ याद रखने हैं, जैसे तवांग मठ है तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है और ये सभी स्थल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखना है। तो तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एक है रूमटेक जो है वह सिक्किम में है और एक लद्दाख में है थिक्से। लद्दाख में दो है, एक थिक्से है, थिक्से मठ और एक हेमिस मठ। याद रखना है, थिक्से मठ और हेमिस मठ ये लद्दाख में है। उसके बाद है माइंड रोलिंग, यह उत्तराखंड में है और एक है ताबो मठ। जो ताबो मठ है यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो जो मेघालय है उसका जो सीमा है वह मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है। मिजोरम राज्य की जो सीमा है पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है, पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है, उत्तर में जो है मणिपुर से लगती है, असम और त्रिपुरा, उत्तर में मणिपुर के साथ असम और त्रिपुरा से लगती है। और मिजोरम राज्य में जो है 11 जिले याद रखना है। और मिजोरम राज्य का जो राजकीय पशु है वह पहाड़ी हिलॉक गिब्बन है, जिसको हम लोग सीरो बोलते हैं। तो मिजोरम का जो राजकीय पशु है पहाड़ी हिलॉक गिब्बन याद रखना है। और सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वहीं हमें साथ ही ये भी याद रखना है कि असम के कुछ जनजाति राज्य हैं, जैसे चकमा जनजाति है, दिमासा जनजाति है, कचारी है और सोनवाल, ये सभी असम की जनजाति है। और जो मणिपुर की जनजाति है, मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लमजाओ, याद रखना है, मणिपुर का कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो देखते हैं, भारत की जो है 5 राज्यों की सीमाएं जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। 5 राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। साथ ही भारत के जो 16 राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, याद रखना है। और जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार है जो इसमें शामिल है। और तटीय अगर हटा देंगे तो ये सिर्फ 6000 हो जाएगा। और आगे याद रखना है कि भारत की जो जल और स्थल सीमा से लगे देश हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश है जो भारत की जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगते हैं। और भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है जागृतम अहर्निशम या जो हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो यह है गुप्तचर विभाग का, हमारा आंसर सी हो जाएगा। तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य याद रखना है, उसका होता है वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। और जो गुप्तचर विभाग है उसका है जो हमेशा सचेत रहें। रॉव है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत का ही, इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, यानी सेवा परमो धर्म। वही भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वह है शम नो वरुणा, या महासागरों के प्रभु हमारे लिए शुभ हो। और वही वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह है नमः अस्पृशम दीप्तम। याद रखना है, वायुसेना का जो है नमः
स्पृशम दीप्तम, यह गर्व के साथ आकाश को छूना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है लापता लेडीज को दिया गया है। याद रखना है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है जयपुर में किया गया था और इसका पुरस्कार जो है 10 श्रेणियों में दिया गया है। और ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर थे किरण राव, तो किरण राव ने भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जीता है। और लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है यह नीतांशी गोयल को दिया गया है। वहीं आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये भूल भुलैया 3 के लिए जीता है। याद रखना है, आईफा 2025 में कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। फिल्म का नाम है भूल भुलैया 3 के लिए। नेक्स्ट है किस कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। यानी स्पेस एक्स कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है। और 31 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्रेम 2 नामक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का जो परिणाम है वह F1 है तथा सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का जो परिणाम है वह F2 है, तो देखना है कि क्या होगा इसमें। तो F1 और F2 जो बराबर होते हैं, यह हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि जब पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल परिणाम में समान होते हैं तो दिशा में वो विपरीत होते हैं। यानी इफ एफ जो होता है फोर्स, एफ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। नेक्स्ट है फेनोल्फथालीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। तो फेनोल्फथालीन का जो क्षारीय माध्यम में रंग होता है वह गुलाबी होता है। हमारे आंसर ये हो जाएगा। और अम्ल जो होता है, अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- देता है। नेक्स्ट है धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। तो वह कोशिकाओं में यानी कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है। याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि नस जो होती है वह वाहिका होती है जो शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लेके जाती है। और नसों में पतली दीवारें होती है और नसों में वाल्व होते हैं जो अनुमति देते हैं ब्लड को केवल हृदय की ओर जाने के लिए। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसको धमनी बोलते हैं। और शरीर से जो हृदय की ओर ब्लड लेके जाती है उसको शिरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण जो है हर्शे और चेज के द्वारा आया है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। हर्शे और चेज ने अंतिम रूप से प्रमाणित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इस प्रयोग में उन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान
और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब वेग का जो मान होता है और दिशा होता है दोनों चेंज नहीं होता है तो वेग परमाणु जो पिंड का जो वेग होता है उसको समरूप बोला जाता है। और वेग जो है यह सदिश राशि है और वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना है। और वेग की जो बीमा होती है वह होती है एल टी के पावर -1। यहाँ पे एम लगाइएगा तो एम को 0 कर दीजिएगा। एम के पावर 0 एल और टी के पावर -1 यह उसकी बीमा होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। देखते हैं, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह स्टेटमेंट सही है। अगला है यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, यह भी सही है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। और मंड के निर्माण में सहायता करता है, यह भी गलत है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन कोशिकाओं द्वारा कोशिकीय कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। और राइबोसोम कोशिकीय घटक है जो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाता है और ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होता है। वहीं हार्मोन जो होता है हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति का होता है तथा लिपिड आधारित होता है, जबकि मंड जो होता है स्टार्च यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट है डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है कैल्शियम एटीपेज। डीडीटी होता है एक कैल्शियम एटीपेज एंजाइम की क्रिया को बाधित कर देती है, इसलिए पक्षियों के अंडे के कवच जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। और पक्षियों के अंडे जो होते हैं यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यह एंटीबायोटिक दवा है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। और एक होता है एंटीपायरेटिक दवा, तो एंटीपायरेटिक दवा जो होता है वो शरीर में जो तापमान होता है उसको कम करता है, याद रखना है। एंटीपायरेटिक जो होता है यह ज्वर या तापमान को कम करता है। और एक होता है निषेधक, यानी इसको बोलते हैं एनेस्थीसिया, यह शरीर के संवेदना को कम करता है, याद रखना है। और एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है यह भी एंटीबायोटिक है और टीबी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो निर्माण है यह 1943 में सेलमैन वैक्समैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं। तो एम्फीबिया में सल्क नहीं होते हैं, पीसीज में होते हैं। पीसीज में सल्क होते हैं और सरीसृप में भी सल्क होते हैं और स्तनधारी में सल्क नहीं होते हैं। तो हमें याद रखना है जो सल्क होते हैं यह पीसीज में होते हैं यानी मछलियों में होते हैं और सरीसृप होते हैं। अनेक मछलियों के शरीर पर जो बाहरी सतह होते हैं वह सल्कों से ढकी रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मछली का जो ऊपरी बाहरी परत होता है वही होता है, उसे सल्क बोलते हैं। और अनेक मछलियों के शरीर के बाहरी सल्क जो होते हैं वह हार्ड होते हैं। सल्क जो होता है वह मीसोडर्म से उत्पन्न होता है। और एम्फीबिया अपने त्वचा का जो प्रयोग है यह द्वितीय श्वसन सतहों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंटेज होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह 0.5 से 1% तक होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से बनता है, याद रखना है। और लोहा जो कार्बन के आधार पर है 3 प्रकार का होता है। एक होता है ढलवा लोहा, यह अशुद्ध होता है, इसमें जो कार्बन होता है यह 1.5 से 2.5% होता है। और एक होता है पिटवा लोहा, इसमें कार्बन जो होता है 0.25 से 0.5% तक पाया जाता है, इसे शुद्ध लोहा बोलते हैं। और एक इस्पात होता है, इसमें कार्बन 0.5 से 1.5% तक होता है। साथ ही याद रखना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
डिटर्जेंट लवण है। तो डिटर्जेंट लवण जो है यह सल्फोनिक एसिड और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। डिटर्जेंट में जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका होता है COOH होता है, और उसके स्थान पर सल्फोनिक एसिड होता है एक SO3H होता है। और डिटर्जेंट अवक्षेप नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका जो क्लींजिंग सफाई होता है एक्शन यह साबुन से ज़्यादा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसमें जो ध्वनि है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखना है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। तो पीतल जो होता है यह तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, सही है। गन मेटल जो होता है यह तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर बनता है, यह भी सही है। नाइक्रोम जो होता है यह निकल, आयरन और क्रोमियम से मिलकर बनता है। साथ ही जो सोल्डर होता है तो सोल्डर टीन और लेड से मिलकर बनता है। तो हमारा इस जिंक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टीन हो जाएगा, यानी एसएन हो जाएगा। टीन और लेड से मिलकर बनता है, तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। और नाइक्रोम जो होता है यह निकल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है, और जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके कुंडली में नाइक्रोम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेडियम 88-226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। ये हो जाएगा शून्य में। जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होने लगेगा तो यह परमाणु जो शून्य समूह में उपस्थित होगा, यह जीरो ग्रुप में चला जाएगा, यानी यह इनर्ट गैस बन जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो बीटा कण के निकालने पर परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होती है। साथ ही याद रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है इससे बीटा कण निकालने पर परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या जो है अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 है यह प्रति अरक्तता कारक है, सही है। उसके बाद है विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक है, यह भी सही है। अगला है विटामिन D। तो विटामिन D जो होता है यह प्रति रिकेट्स कारक होता है, यानी इसके कारण रिकेट्स नहीं होता है, तो यह बंध्यता रोधी नहीं होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। और विटामिन K जो होता है यह प्रति रक्तस्रावी कारक होता है, यानी यह ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, ब्लड को बहने नहीं देता है। और एक विटामिन E जो होता है यह होता है बंध्यता रोधी कारक। तो विटामिन E का हो जाएगा बंध्यता रोधी कारक। और विटामिन D जो होता है ये हो जाएगा प्रति रिकेट्स कारक। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो यह हुई है DNA अंगुली मुद्रण, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंट संस्थान जो है यह हैदराबाद में है, याद रखना है। और DNA से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का पता लगाया जाता है। और एक होता है रिकॉम्बिनेट DNA, इसको किसी परिपोष में परिवर्धित करके जीन या DNA क्लोनिंग होती है। और जीन प्रक्रिया नियमन के लिए ओपेरॉन अवधारणा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वह न्यूट्रॉनों की संख्या में अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है समान होती है और समान क्रमांक, परंतु परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं के समस्थानिक बोलते हैं। जैसे समस्थानिक होता है जैसे हाइड्रोजन ही होता है, एक होता है हाइड्रोजन 1H1 होता है, एक होता है हाइड्रोजन 1H2 होता है और एक होता है 1
H3 होता है। ये सभी समस्थानिक है। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो एलिमेंट होता है वह पोलोनियम होता है। याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला आइसोटॉप वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, तो वह पोलोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। यह घटना उसमें घटित नहीं होती है। उसमें घटित होती है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण होता है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना में ध्रुवों पर जो पिंड का भार होगा वो भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है, और जी का मान मैक्सिमम जो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, और जी का मान जो है सबसे न्यूनतम जो होता है, सबसे कम जो होता है, यह विषुवत रेखा पर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर होता है। साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी के जो घूर्णन गति होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन गति घट जाएगा तो जी का मान जो हो जाएगा वह बढ़ जाता है। और यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय गति से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जो रखी वस्तु है उसका जो भार होगा वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जब बनाया जाता है तो उसमें केवलर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है पार्सेनिक बहुलक का एकलक सेलुलोज है, इसका प्रयोग प्लास्टिक मोल्डिंग में किया जाता है, और यह मानव निर्मित पहला बहुलक है। और एक होता है बेकेलाइट। तो जो बेकेलाइट होता है यह होता है एकलक होता है, यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। तो हमें याद रखना है जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है इसका निर्माण में बहुलक का जो प्रयोग करते हैं वह केवलर होता है, उस पर लिखा भी रहता है केवलर। नेक्स्ट है एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो जो एम्फीसाइमा होता है यह फेफड़े को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा मुख्यतः मेन रूप से धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा होता है, और एम्फीसाइमा में सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होता है, और यह बीमारी जो है फेफड़े में वायु कोश को क्षतिग्रस्त कर देता है। वहीं एक होता है नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस जो होता है और एक गुर्दे की पथरी, ये सब वृक्क से संबंधित है, यानी किडनी से संबंधित बीमारी है। और फेफड़ा से संबंधित और भी रोग है, जैसे अस्थमा है, फेफड़ा कैंसर है, और निमोनिया है। नेक्स्ट है बेडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है। तो बेडाक्विलिन जो दवा है यह टीबी की दवा है। याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दवा प्रतिरोधी टीबी या MDR टीबी बोलते हैं इसको। कभी कभी व्यापारिक नाम इसको बोलते हैं सिरतूरो। याद रखना है, इसे कभी कभी सिरतूरो के नाम से भी जानते हैं। और यह दवा जो है MDR टीबी और XDR टीबी से ग्रस्त रोगी के लिए दूसरे वैकल्पिक उपचार के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो फीफा है इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। फीफा का बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो स्थापना है 21 मई 1904 को हुआ था। याद रखना है 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। और फीफा जो है ब्राजील फीफा विश्व कप में 5 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। और फीफा का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यह हैं जियानी इन्फेंटिनो। याद रखेंगे जो जियानी इन्फेंटिनो हैं यह फीफा के प्रेजेंट चेयरमैन हैं।
वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC, इसका मुख्यालय दुबई में है। और कॉमनवेल्थ जो गेम होता है, राष्ट्रमंडल खेल, उसका मुख्यालय लंदन में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसका मुख्यालय ये लुसाने में है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, यह बॉन, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 है, जो विधि के समक्ष समता से संबंधित है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। साथ ही याद रखना है, जो आर्टिकल 28 है, तो आर्टिकल 28 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में भी नहीं। और अनुच्छेद जो 17 है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद जो 25 है, इसमें धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो जो लाल फीताशाही है, यह सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन की विशेषता हो जाएगी जवाबदेही होता है, कानून का नियम होता है और पारदर्शिता होता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। याद रखना है, जो मैक्स वेबर थे वह नौकरशाही का सिद्धांत दिए थे। और साथ ही ये भी जानना है कि जो सुशासन होता है, उसका तात्पर्य होता है शासन अथवा प्रशासन में नैतिक मूल्य और लोक कल्याणकारी अवधारणा का प्रयोग किया जाना। नेक्स्ट है, जहां कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? तो वह होता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा जो नदी प्रणाली या मुड़ी हुई स्थलाकृति में विकसित होती है, जहां कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक होता है डाउन टर्न फोल्ड, जिसे सिंक्लाइन भी बोलते हैं। वे घाटियां बनाती है जिनमें धारा का जो मुख्य चैनल रहता है, वे डाउन टर्न फोल्ड बनाती हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र गुहा। याद रखेंगे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक जो हैं रामचंद्र गुहा है। और एक बुक है द ब्लू बुक। द ब्लू बुक जो लिखा है वह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। और सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है बुक अटल बिहारी वाजपेयी। डांसिंग विद ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक हैं आदित्यनाथ। याद रखना है कि डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं आदित्यनाथ और अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है द ब्लू बुक। और अटल बिहारी वाजपेयी बुक का नाम है, ये सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत के संविधान में जितनी बातें लिखी गई है वो लगभग 70% भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, यह कनाडा से नहीं, यह अमेरिका से ली गई है। याद रखेंगे, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन संसदीय व्यवस्था, आयरलैंड से जो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और कनाडा से जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। वही जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, एक 122 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर की गई थी। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि
योजना आयोग का जो गठन हुआ था यह हुआ था 15 मार्च को हुआ था 1950 में। याद रखेंगे 1950 में 15 मार्च को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। योजना आयोग जो है यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है और प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे यह गुलजारी लाल नंदा थे। और भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तंजौर में है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और इसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला तक पहुंचा दिया, यानी इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के प्रथम मंजिल है इसका निर्माण ऐबक ने करवाया था और 3 और मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। साथ ही जो 5वीं और अंतिम मंजिल था उसका निर्माण FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। और लाल बलुआ पत्थर निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा मीनार है जो 238 फीट ऊंचा है, याद रखेंगे। जो कुतुब मीनार है यह 238 फीट ऊंचा है और इसका निर्माण जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में कराया गया था। और इसकी एक और ऊपरी मंजिल है फिरोज शाह तुगलक ने इसका बाद में निर्माण करवाया। और जो तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और एक है दक्षिण मेरू, इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट जो है यह भारत में है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यह हो जाएगा जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल और तिब्बत में स्थित है। अगला है मकालू, तो मकालू जो है यह नेपाल में स्थित है, तो हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है 1 नंबर, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट यह महान हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है और माउंट एवरेस्ट में सबसे जो ऊंचा चोटी है इसका लंबाई है ऊंचाई 8848.86 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा है जो 8598 मीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो जो निगम कर होता है यह डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, इसी कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। और निगम कर जो होता है भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। साथ ही याद रखना है कि जो सीमा शुल्क होता है, सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर एवं वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, ये सभी जो होते हैं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन की पहला रूपरेखा का प्रस्ताव पारित किया गया था यह 1934 में पारित किया गया था। और 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था। और वहीं 1945 में MN रॉय के द्वारा एक आया था योजना, उसको बोलते हैं जन योजना। तो जो जन योजना है यह MN रॉय के द्वारा लाया गया था और गांधीवादी आर्थिक चिंतन की अवधारणा का समावेश करते हुए नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1887 में जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यह बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के
तीसरे अध्यक्ष थे और 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में कलकत्ता के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे और W.C. बनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में बॉम्बे के पहले अध्यक्ष थे और वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सह संस्थापक भी थे। साथ ही याद रखना है जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे यह INC अधिवेशन पूना सत्र 1895 में और अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था 1902 में इसके अध्यक्ष थे। हमें याद रखना है कि INC के पहले जो विदेशी अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे और INC की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में, और वहीं INC की जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी वह थी सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसमें जो सांभर झील है यह खारे पानी की झील है। सांभर झील जो है यह भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह जयपुर राजस्थान में स्थित है और यह झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है यह 90 स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना है इसका क्षेत्रफल सांभर झील का 90 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यह भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, यह भी सही है। और 1930 में असहयोग आंदोलन ये नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 1 अगस्त को शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जारी रखने के लिए 1921 में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर तिलक फंड भी स्थापित किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज तथा अंग्रेजी सरकार शैतान है। वहीं जो चौरा चौरी कांड हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो यह ज्ञात की जाती है जो राज्य की संख्या होती है, तो राज्य की संख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाई 1000। इसके द्वारा यह फॉर्मूला है, इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं यह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल का, और अनुच्छेद जो 55 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो यह किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। और जो अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 77 में बोला गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य जो है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 108 है, इसके द्वारा बोला गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। याद रखना है संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का अधिकार है यह अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो होता है उस पर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत का मैंग्रोव आवरण लगभग कितना है?
तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो मैंग्रोव आवरण लगभग है यह है 4992 वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और भारत का मैंग्रोव आवरण जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.1% है। याद रखना है, जो मैंग्रोव वन है यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.5% है। और भारत के प्रमुख मैंग्रोव जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जबकि भीतरकनिका जो उड़ीसा का है यह भारत का दूसरा सबसे विशाल मैंग्रोव वाला वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनतीस मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यह नई दिल्ली में 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और यह सम्मेलन जो है 30 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। और यह सम्मेलन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के द्वारा आयोजित किया गया था। और यह भी याद रखना है, जो NGT है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यह है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यह भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि में हुआ है, यह भी सही है। और कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। कुटिल लिपि जो है गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। इसे न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही है। और तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पंचायत जो व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह सही है। अगला स्टेटमेंट है, 73वां संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। याद रखना है, यह हुआ था 24 अप्रैल से, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में मनाते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। वही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की भी स्थापना की गई थी। और संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता भी है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो नीति आयोग के विषय में जो विकल्प इसमें देखते हैं, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, यह सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का जो गठन है यह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग का जो CEO है यह BVR सुब्रमण्यम है। साथ ही याद रखना है कि योजना आयोग का गठन जो है यह 15 मार्च 1950 को किया गया था।